ठीक। तो इसमें हमने क्या किया था हाई लेवल। अब इसमें हमने एक एंड टू एंड सिनेरियो रन किया था जिसमें हमने ब्राउज़र ओपन किया। तो अब थोड़ा-सा इसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि क्या कोड किस पर्पज़ के लिए होता है। तो जब भी आप जैसे ये 2 लाइन का कोड का मतलब क्या होता है कि ये ब्राउज़र ओपन करता है। इस लाइन का मतलब है कि यूआरएल नेविगेट करता है। अब कभी-कभी लोगों को इसी 2-3 लाइन में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। किसी का ब्राउज़र अपग्रेड हो जाता है, किसी का ड्राइवर का पाथ गलत होता है कि क्रोम ड्राइवर या किसी का पाथ गलत हो गया, किसी की कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, टाइपो होता है। तो समथिंग तो आपको क्या करना है जब भी कोई एरर आता है ना तो उसको ध्यान से पढ़ो। जैसे सपोज़ करो कि ठीक है, सब ह्यूमन बीइंग है तो गलती तो हो जाती है कि लेट्स से कि मैंने ड्राइवर लिखा यहाँ पे और लेट्स से कि जल्दी-जल्दी में वी मिस हो गया मेरे से, राइट? और मैं क्या करता हूँ अब इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो लेट्स से कि क्या एरर क्या आता है और उसको हमें ट्रबल शूट कैसे करना है। तो जब भी कोई एरर आए तो उसको सीधे ट्रबल शूट करो। तो यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ना कि एक्सेप्शन इन थ्रेड। अब यहाँ पे बोल रहा है द पाथ टू द ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल मस्ट बी सेट बाई वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट सिस्टम प्रॉपर्टी। तो साफ क्लियरली बोल रहा है कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ड्राइवर इसका जो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है इसका जो हम पाथ सेट कर रहे हैं वो मस्ट बी सेट बाय दिस। यहाँ पे मस्ट बी सेट बाय दिस वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर। इसका मतलब है कि हमने गलती कुछ इसमें किया हुआ है। या तो डायरेक्ट हम इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से या तो जाके हम अपनी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कि सब कुछ सिमिलर है कि नहीं है, राइट? तो समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से हमें ट्रबल शूट करना चाहिए। अब सम टाइम क्या हो सकता है कि चलो यहाँ पे नहीं हुई, हो सकता है कि यहाँ पे हमने प्रॉब्लम दिया कि यहाँ पे अंडरस्कोर था, वहाँ पे स्पेस रहा होगा फोल्डर के पाथ में और हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया। तो अब देखो क्या टाइप का एरर आता है। फिर जब हमने इसको रन किया तो फिर से जाओ एरर में। अब देखो अब इस बार एरर चेंज है, ड्राइवर एग्जीक्यूटेबल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये जो पाथ आप प्रोवाइड कर रहे हो इस पे ये जो ड्राइवर है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब देयर इज सम इशू विद दिस पाथ, यू हैव टू चेक इट अगेन। अब जाओ इसको मैन्युअली चेक करो, बार बार चेक करो कि प्रॉब्लम इतने में ही है, जैसे भी तुम्हें चेक करना है चेक करो, ठीक है? तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं। तो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले केयरफुली उसको पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एरर को नहीं पढ़ोगे तो ठीक है तो प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में भी। हमेशा एरर को पढ़ो, एरर को पहले ट्रबल शूट यहीं से करने की कोशिश। एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली उस एरर कॉपी करो, एक बार गूगल में डालो और सर्च करो कि क्या है। क्योंकि हो अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट इन फ्यूचर आपके 1 साल आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर फिर अगर आपको कोई चैलेंजेस आएगा तो क्या होगा। बहुत सारे चैलेंजेस तो गूगल पे भी अवेलेबल होते हैं, अगर आप उनको शूट करो तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा गूगल भी करने की आदत डालो और एरर्स को सीरियसली देखो। यही एरर सीख सीख के आप लर्न कर पाओगे। देख के एरर पता चल जाएगा कि क्या इशू है, तुरंत फिक्स कर लो, क्योंकि ये हमेशा आने वाले एरर्स हैं, हमेशा ये प्रॉब्लम्स फेस होगी धीरे धीरे। अब समटाइम्स क्या होता है कि कुछ और डिफरेंट टाइप के एरर्स आती हैं कि सपोज करो यहाँ पे आपने कोई गलती, ब्राउजर ओपन हो रहा है लेकिन यूआरएल नेविगेट नहीं हो रहा है, तो फिर एक और एरर वहां पे आ सकता है, सेशन नॉट क्रिएटेड। हो सकता है कि ब्राउजर का वर्जन चेंज हो गया, अपग्रेड हो गया हो, तो उस केस में भी हमें ये सारी चीजें करनी पड़ सकती हैं, ठीक है? अब उसके बाद अगर मान लो ब्राउजर भी ओपन हो रहा है, एप्लीकेशन नेविगेट भी हो रहा है, फिर इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आ जाए, समथिंग जैसे मैं रन करूं तो ये क्या कर रहा है कि ब्राउजर भी नेविगेट, एप्लीकेशन ओपन हो रहा है बट यहाँ पे डेटा नहीं डाल रहा है, या फिर डेटा डाला बट कहीं पे नहीं डाल समथिंग। तो फिर से हमें क्या करना है, एरर को देखना है। तो एरर में अब ये पहला लाइन एरर नहीं होता, देखो यहाँ से ये यहाँ तक चीजें क्या हुआ, इन्फो तक इन्फो है। एरर वहां से शुरू होती है जहां एक्सेप्शन लिखा आता है। तो एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड। अब एरर है नो सच एलिमेंट, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट मेथड सीएसएस सेलेक्टर सेलेक्टर। अब यहाँ पे बता रहा है कि नेम इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, नेम इज इक्वल टू यूजर नेम एन। ये सेलेक्टर जो आप पास कर रहे हो नेम इज इक्वल टू यूजर अंडरस्कोर वन वन, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, अनेबल टू लोकेट मतलब नो सच एलिमेंट। तो इस टाइप का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एप्लीकेशन, राइट? तो इसलिए ये एरर है।
तो इसलिए हमें जाके यहाँ पे चेक करना होगा कि हम पास कर रहे हैं ये सही है कि कहीं इसमें टाइपो तो नहीं हुआ। इस टाइप के चैलेंजेस को हमें नोटिस करना है और अपने आप से कोशिश करना है फिक्स करने का। ओके कूल। तो ये सारी चीज़ें थी ट्रबल शूटिंग के लिए। और इसके बाद हमने क्या किया कि एप्लीकेशन में यूआरएल डाला, फिर विंडो मैक्सिमाइज का कोड हो गया, फिर यहाँ से यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, फिर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करने के मल्टीपल वेज मैंने बताया कि अराउंड 4 वेज। और उसमें फर्स्ट वेज यू कैन ऑल्सो यूज द सेंड कीज एज वेल, बट अदर देन दैट you have a one select class. ठीक है, तो select class have 3 different types of methods like select by index, select by value, select by visible text, और तीनों का कैसे यूज करना ये भी मैंने बता दिया था। ठीक, इसके अलावा फिर हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, फिर हाइपरलिंक पे क्लिक किया, फिर लीड फॉर्म हमने फिल किया उसमें, फिर उसके बाद हमने रेडियो बटन पे कैसे काम करते हैं ये चीज़ें लर्न किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कैसे काम करते हैं, फिर हमने सेव बटन पे क्लिक किया जिसपे 2 डिफरेंट 2 बटन्स थे, हमने सेकंड को कैसे काम किया, फिर लीड लिंक पे क्लिक किया, हमने एक चेक बॉक्स को सेलेक्ट किया, फिर मल्टीपल चेक बॉक्सेस में से एक सिंगल चेक बॉक्स को चेक किया, देन हमने लॉग आउट किया और एप्लीकेशन क्लोज किया समथिंग। तो ये सारे हमने फ्लो किया, राइट। सो आपको क्या करना है, ये सारे फ्लो हमेशा ऐसे कंटिन्यूअसली अभी करते रहने हैं। एक जगह करो, मल्टीपल एप्लीकेशंस पे करो, मल्टीपल टाइम्स करो, कि जब तक पूरा फ्रिक्वेंटली आप कोड लिखने की प्रैक्टिस ना बन जाए। और मीनवाइल आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज का अपना जो टॉपिक है लेट्स से वो, और कुछ चीज़ें मैंने आपको ये भी बताया था कि वेब ड्राइवर के मेथड्स क्या हैं। तो ओवरऑल आपको ये भी याद करके रखना कि वेब ड्राइवर क्या है। कर्सर ये बताता है कि वेब ड्राइवर, यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं आ रहा है तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे आई लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, एक इंटरफेस है। ऐसे क्रोम ड्राइवर पे लेके जाओ कर्सर, यहाँ सी लिखा आ रहा है, मतलब क्या है, ये क्लास है। ठीक है, तो क्या क्लास है, क्या वेब ड्राइवर, क्या इंटरफेस है, वो भी चीज़ें ध्यान में रखो। इवन जब जावा पढ़ लोगे तो आपको ऑल्दो सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें दिमाग में रखो। इसके बाद मैंने फिर आपको बताया था कि वेब ड्राइवर के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, कि जब ड्राइवर डॉट लिखते हैं तो जैसे गेट आता है, मैनेज आता है, फिर गेट टाइटल था, गेट करंट यूआरएल, गेट पेज सोर्स, ऐसे कई सारे मेथड, क्विक फाइंड एलिमेंट्स, फाइंड एलिमेंट, ठीक है, मैनेज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे। सिमिलरली वेब एलिमेंट्स के हमने कुछ मेथड्स आपको बताए थे कि जैसे एलिमेंट डॉट क्लियर करना हो, किसी फील्ड को क्लिक करना है, सेंड की इस डिस्प्ले सिलेक्टेड, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इनको कैसे अपने को यूज करना, ऑल्दो इनको भी हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम आपको बताई थी। तो आज का एजेंडा अपना जो है वो ये है कि अपने को लोकेटर्स के बारे में, हाँ बोलो अनुश्री। सर, जो ईमेल फील्ड है इन द फॉर्म, उसमें हम्म जब वैल्यू एंटर हो रही है ना, तो लाइक हम्म फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट बार रन किया तो उसने ईमेल हम्म आईडी ली। फिर जब मैंने सेकंड हम्म बार फिर रन किया, तो जब सेकंड बार रन कर रही हूँ तो पहले वाली वैल्यू रह जा रही है एंड एग्जैक्टली। फिर सेम आ रहा है। तो व्हाई दैट इज हैपनिंग? हाँ, तो उसके लिए यू हैव टू यूज द क्लियर मेथड। ओके, ठीक है, तो सो जैसे एवरी टाइम विद फॉर एग्जांपल, ईमेल। ओके। राइट, तो जैसे लेट्स से दिस इज द वन स्टेटमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम सेंड कीज, वी आर पुटिंग द एडमिन हियर विद इन अ टेक्स्ट बॉक्स, राइट। अब क्या हो रहा है कि अगर हम्म। इफ यू विल राइट द सेम कोड अगेन, इट विल राइट एडमिन, right, हम्म। so it will write या। admin again. So what you need to do before writing this text within an element, first you have to clear it. So just like that you have to use the method clear. तो ये क्या करेगा कि पहले उस टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यूज होगी उसको रिमूव करेगा, देन इट विल एंटर द न्यू वैल्यू। तो ये एवरी टेक्स्ट बॉक्स के साथ यूज करना रहेगा जहाँ पे आपको ऐसा टू अवॉइड। फेस होता है इशू, जहाँ पे भी आपको ऐसा सिचुएशन बनती है अच्छा, कि ओके। जहाँ पे वो पहले से वैल्यूज के आगे फिर से राइट कर रहा है और वैल्यूज क्लियर नहीं हो रही हैं, तो वहां पे आपको लिखना है, हमेशा ओके। नहीं, जहाँ पे सिचुएशन बनती है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि लेट से एक क्लास हम बनाते हैं और क्लास का नाम देते हैं कि नाउ टॉपिक नेम इज लोकेटर्स।
अब लोकेटर्स का मतलब कि सेलेनियम में देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लोकेटर्स। अगर हम लोकेटर की बात करें तो लोकेटर होता क्या है? लोकेटर्स बोले तो ऑब्जेक्ट, इसको अगर यूएफटी किसी को नॉलेज है क्यूटीपी टूल की, तो वहाँ पे टर्मिनोलॉजी में हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और सेलेनियम में हम इसको लोकेटर्स भी बोलते हैं, और या फिर हम बोलते हैं कि वेब एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म, वेब एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म। तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे। तो एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, कि जब तक हम कोई भी ऑटोमेशन टूल हो इस वर्ल्ड में, ठीक है, जितने भी ऑटोमेशन टूल हैं, हर एक के पीछे ये कॉन्सेप्ट जरूर होता है कि वो जब तक एलिमेंट को आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक कोई एक्शन नहीं कर सकता। तो जितने भी ऑटोमेशन टूल है, हर एक ऑटोमेशन के पीछे, टूल के पीछे ये कॉन्सेप्ट जरूर होता है कि उसको कैसे किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है और उस पर कैसे एक्शंस परफॉर्म करना है। तो हर एक टूल का डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होता है काम करने का, आइडेंटिफाई करना। बट कहीं ना कहीं इंटरनली सब लोग एक ही कॉन्सेप्ट यूज, बट प्रोसेस करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। तो ये हर एक ऑटोमेशन का, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इंटायर प्रोजेक्ट में जब भी आप इसमें काम करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि कहीं पे भी अगर आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो पहले आपको उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, और एलिमेंट आइडेंटिफाई करना सबसे चैलेंजिंग काम होता है। कि सम टाइम कुछ एप्लीकेशंस तो अभी नॉर्मल एप्लीकेशन है तो वहाँ पे आप सब कुछ आइडेंटिफाई कर लोगे, बट बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आएंगे कि फ्रिक्वेंटली उनकी जो भी आप नेम प्रॉपर्टी या कोई भी आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म यूज करो, वो फ्रिक्वेंटली उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती रहेंगी। और हो सकता है कि आज आपने कोड रन किया, सही चल रहा है, हो सकता है कल ना चले, रोबस्ट कोड आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत सीरियसली समझना है आपको, ये क्योंकि ये अगर स्ट्रांग हो गया आपका, तो आपको समझ लो कि 20 से 30% हडल खत्म, क्योंकि ये हमेशा यूज होने वाली चीजें हैं, तो ये फोकस ज्यादा रखना, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले लेट्स से इसमें काम करने से पहले हमें अपना ये 2 लाइन 3 लाइन का कोड जो है कॉमन, वो यूज करते हैं। तो लेट्स से, ठीक है, और एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब एरर इसमें क्यों आ रहा है? ओके, ठीक है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने मेन नहीं लगाया। यहाँ से जाओ, अगर कभी मेन भूल गए, यहाँ से आप मेन ऐसे लगाओ और उसका ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमने इस लाइन का कोड लिखा, नॉर्मल ब्राउजर ओपन हो गया। अब यहाँ से हम लॉगिन करने का कोड लिखते हैं, लेट्स से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट। अब ये आपके सारे लोकेटिंग टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाता है ये मैक्सिमम टाइम्स, कि हाउ मेनी वेज यू कैन लोकेट एन एलिमेंट ऑन द पेज। तो यहाँ पे यू कैन आंसर देयर आर 8 वेज। तो कौन कौन से? क्लास सेलेक्टर, आईडी, लिंक टेक्स्ट, नेम, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, टैग नेम एंड एक्सपांड। सो देयर आर 8 वेज, राइट। तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा, लेट्स से कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं फेसबुक एप्लीकेशन लेता हूँ, ठीक है। कि फेसबुक में कुछ चीज़ें और भी, facebook.com। अब अगर मैं फेसबुक को ओपन करूँ लेट्स से, और साथ के साथ मैं भी लोकल होस्ट इसको भी ओपन करके रखता हूँ। अब दोनों के यूजर नेम बॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें नेम एक एट्रीब्यूट। तो हमें क्या करना है, यूनिक एट्रीब्यूट फाइंड आउट करना। तो लास्ट टाइम हमने बताया था आपको कि ये जो टैग नेम होता है, एक तो जब स्टार्टिंग होता है इनकल ब्रैकेट से, तो ये टैग नेम होता है। टाइप, साइज, नेम, ये सब इसके क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। और टेक्स्ट 20 और यूजर नेम, ये सारे इसकी वैल्यूज होती हैं, मतलब प्रॉपर्टीज की वैल्यूज, या आप कह लो कि ये एट्रीब्यूट है,
ये एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूनिक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे उठाया था नेम। बट टाइप और साइज ये कभी भी यूनिक नहीं होती है किसी भी एलिमेंट के लिए, तभी सेलेनियम ने बाई डॉट टाइप करके कोई ऑप्शन नहीं दिया आपको, क्योंकि टाइप मतलब पेज पे अगर 10 टेक्स्ट बॉक्स हैं तो सबके टाइप टेक्स्ट, वो यूनिक प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए इस टाइप की लोकेटिंग टेक्निक अपने पास नहीं है। तो जो यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं का ऑप्शन उसने दिया रखा है, तो नेम एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे फेसबुक पे इसकी भी इंस्पेक्ट करो, तो यहाँ पे भी जब आप देखते हो तो यहाँ पे भी नेम करके एक प्रॉपर्टी दे रखा है, बट यहाँ पे along with the name we have one more property email। तो ईमेल भी एक आईडी प्रॉपर्टी भी एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है, राइट। तो कुछ कंट्रोल में आईडी दिया होता है, कुछ में नहीं दिया होता। अगर हमें कहीं पे भी आईडी और नेम दोनों मिल जाए, दो दो प्रॉपर्टी दे रखा है, तो हमें पहले प्रेफरेंस क्या यूज करनी चाहिए, आईडी। तो पहली प्रेफरेंस हमें आईडी यूज करनी है और सेकंड प्रेफरेंस हमें ईमेल को दे। तो नाउ इन दिस केस हमारे पास अगर आईडी है तो हम आईडी को कॉपी करेंगे और इस बार मैं कोड में क्या लिखूंगा, बाई डॉट आईडी का भी ऑप्शन दे रखा है, और नाउ यू हैव टू पास दिस आईडी एंड डॉट सेंड कीज, लेट्स से abc@gmail.com समथिंग, क्लियर। तो यहाँ पे हमने आईडी यूज किया। अब जरूरी ये नहीं है कि अब एक जगह आपने आईडी यूज किया तो हर जगह आईडी यूज मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आईडी दे रखा है तो प्रेफरेंसेस लो, ठीक है। बट आप मिक्स करके भी कोड लिख सकते हो। तो जैसे पासवर्ड है तो पासवर्ड में भी आईडी दे रखा है, राइट, आईडी इज इक्वल टू पास दे रखा है, तो यू कैन राइट दिस कोड इन सिमिलर फैशन लाइक पास, और यहाँ पे हमने क्या पास किया, पास, एंड लेट्स से पासवर्ड 1 2 3 समथिंग। तो अब समटाइम कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि मैंने यूजर आईडी को बाई डॉट आईडी लिया बट पासवर्ड को मैंने बाई डॉट नेम ले लिया, विल इट वर्क? यस, ये इंडिपेंडेंट एक्शंस है, ये लाइन इंडिपेंडेंट है, ये लाइन इंडिपेंडेंट है। इस इट मींस आप किसी भी एलिमेंट को किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आपके 8 वेज है, 8 वेज में से किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उस 8 वेज में से कोई भी वे आप यूज कर सकते हो, राइट। बट चॉइस प्रेफरेंस एक होती है कि हमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, समथिंग। तो बेस्ड ऑन लॉजिक हमें प्रेफरेंसेस सेट करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने आईडी दिया था फिर भी आपने नेम ले लिया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तब भी है, बट आईडी देते तो ज्यादा अच्छा था, मतलब ज्यादा अच्छा इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, बट प्रेफरेंस की बात करें तो आईडी कंपेटिबल ज्यादा अच्छा होता है, मतलब फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू नेम, बट वो भी ब्राउजर पे डिपेंड करता है। जैसे आईडी प्रॉपर्टी जो है वो क्रोम और फायरफॉक्स पे ज्यादा इफिशियंट है, जबकि नेम प्रॉपर्टी आपका आई पे ज्यादा इफिशियंट। ये भी एक चॉइस होती है कि हमें कौन से ब्राउजर के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन चीजें हमें सोचनी पड़ती है। तो समटाइम्स कुछ आईडी एट्रीब्यूट्स आई ब्राउजर पे वर्क नहीं करते, तो उस टाइम पे हमें नेम प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि नेम जो है वो कंसिस्टेंट होता है तीनों ब्राउजर्स के लिए मोस्टली, ठीक है। लेकिन फिर भी चॉइस इज योर्स। तो इंटरव्यू में आपको बताने के लिए कि अगर आपके पास आईडी और नेम दोनों प्रॉपर्टीज हैं, दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, तो विच वन यू विल गिव द प्रेफरेंस। सो यू हैव टू टेल लाइक आईडी हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी एंड नेम वुड बी द सेकंड। देन अगेन इंटरव्यूअर कैन आस्क यू द क्वेश्चन। तो सम टाइम आप बोल सकते हो कि आईडी जो होती है वो हमेशा यूनिक एट्रीब्यूट होती है इन कंपैरिजन टू नेम, ठीक है। जबकि जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो कि लेट्स से वी हैव 2 रेडियो बटन, बट दोनों रेडियो बटन की आईडी डिफरेंट हो सकती है बट नेम सेम होगा, ऐसा हो सकता है सिचुएशन आपके सामने। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करोगे, आईडी यूज करोगे। तो बट व्हाटएवर, तो बट आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हर एक लाइन में कोई भी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। तो आईडी और नेम होपफुली आपको समझ में आ गया। तो जब भी कोई टेक्स्ट बॉक्स हो या कोई भी कंट्रोल हो, यहाँ पे आईडी और नेम दे रखा है, तो चॉइस इज योर्स। फर्स्ट प्रेफरेंस आईडी, सेकंड प्रेफरेंस नेम आपको देना है, दैट्स इट। ओके, नाउ देयर इज थर्ड थिंग, तीसरी चॉइस देखते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस है वो है हाइपरलिंक। जैसे
अगर कहीं पे भी हाइपरलिंक लिखा रहा है जैसे फॉरगॉटन पासवर्ड, अगर इस हाइपरलिंक को इंस्पेक्ट करो यहाँ से, तो यहाँ पे देखो ना तो आपके पास आईडी है और ना ही आपके पास नेम है। जब आईडी और नेम दोनों नहीं है तो अब इसको कैसे इंस्पेक्ट करोगे, इस पे एक्शन कैसे करोगे? तो लिंक के केस में, मतलब हाइपर लिंक, जब कोई टैग स्टार्ट ए से हो और एचआरईएफ हो उसके अंदर, तो आपको समझना चाहिए कि ये हाइपर लिंक है, ठीक है। और इस केस में हमें क्या करना है, सेलेनियम के पास एक स्पेशल टाइप का लोकेटिंग मेथड है, लाइक बाय डॉट लिंक टेक्स्ट। इसने स्पेशली डिजाइन किसके लिए किया है? इसी पर्पज के लिए, क्योंकि हाइपरलिंक के पास ना तो नेम होता है ना तो आईडी होता है, इसलिए उसने एक लिंक टेक्स्ट करके मेथड बनाया जिसमें सिंपली यू हैव टू पास दैट लिंक टेक्स्ट। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर ये टेक्स्ट लिखा है, डायरेक्ट यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, या यू कैन डायरेक्टली कॉपी इट फ्रॉम हियर और इसको डबल कोट में जस्ट पेस्ट इट और यहाँ पे कर दो क्लिक, तो ये भी वर्क करेगा। अब इसके साथ हाइपरलिंक के ही साथ एक और भी चीज है जो आप यूज कर सकते हो, वो है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट। देयर इज वन मोर चॉइस, लिंक टेक्स्ट एंड पार्शियल लिंक टेक्स्ट, एंड विद इन पार्शियल लिंक टेक्स्ट यू कैन ऑल्सो यूज दिस टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि दोनों में फिर काम क्या है, कैसा है। तो ये जो मेथड है पार्शियल लिंक टेक्स्ट, कोई तो म्यूट नहीं है, सब लोग हैं, ओके। तो यहाँ से ऑप्शन है कि पार्शियल लिंक टेक्स्ट कहाँ पे यूज करें, कहाँ पे लिंक टेक्स्ट करें। जब लिंक टेक्स्ट आपका फिक्स हो, टेक्स्ट जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है कहीं पे, इन दैट सिचुएशन ऑलवेज यू कैन प्रिफर दिस लिंक टेक्स्ट। बट सम टाइम अगर कोई लिंक चेंज हो रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि जैसे मान लो आपके पास लॉग आउट करके एक लिंक है, बट किसी एप्लीकेशन में ऐसे हो कि आप लॉग इन किया, सपोज करो, ठीक है, कि आपने जागृति से लॉगिन किया, तो फिर वो होम पेज पे लिखा है लॉग आउट जागृति, राइट। फिर अगर आपने राजेश से लॉगिन किया तो लॉग आउट राजेश, समथिंग ऐसे टेक्स्ट चेंज हो रहा है, बट लॉग आउट क्या है, टेक्स्ट फिक्स है, बट उसके साथ जो दूसरा टेक्स्ट है तो एक ही हाइपरलिंक, जैसे यहाँ पे ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, बट दोनों इकट्ठे हैं, बट फॉरगॉटन मान लो फिक्स है और ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है बार बार, तो उस केस में लिंक टेक्स्ट काम नहीं करेगा। तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि जो टेक्स्ट फिक्स है सिर्फ वो पार्ट पास कर दो, आप बाकी रिमेनिंग टेक्स्ट को छोड़ दो, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आप किस टेक्स्ट की बात कर रहे हो। तो ये पार्शियल लिंक टेक्स्ट इसलिए नाम दे रखा है कि पार्शियली भी अगर मैच किया ना तो वो पिक कर लेगा उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिंक टेक्स्ट लास्ट टाइम आपने देखा ही था कि हर जगह न्यू लीड वगैरह पे क्लिक कर करके, अब पार्शियल लिंक टेक्स्ट को मैं रन करके दिखाता हूँ कि ये फॉरगॉटन पासवर्ड पे क्लिक करना है, लेट्स से इस फेसबुक में, बट मैंने पूरा हाइपरलिंक नहीं पास किया, सिंपली मैंने फॉरगॉटन पास किया, तो इसको क्लिक करना चाहिए। इसने यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला और फॉरगॉटन पे क्लिक किया, तभी यहाँ पे ये वाला फील्ड आ गया। क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारे 4 ऑप्शन क्लियर हो गया होपफुली कि आईडी, नेम, लिंक टेक्स्ट और पार्शियल लिंक टेक्स्ट, 4 ऑप्शंस आपके लोकेटिंग टेक्निक्स क्लियर हो गए कि कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। ओके, नाउ चलो अनदर कंसेप्ट पे आते हैं कि कुछ और कंसेप्ट सोचो ऐसा कि जहाँ पे कुछ और यूज करें। तो लेट्स से एक और लेते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, लेट्स से एक ऑप्शन आता है आपके पास क्लास नेम, सबसे ऊपर ही आ रहा है क्लास नेम, राइट। तो लेट्स से कि हमने यहाँ पे क्या किया, फॉरगॉटन अकाउंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इस पेज पे हम आ गए और इस पेज पे मैं जाके इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे भी नेम क्या है, ईमेल है, बट आईडी देखो ये है, क्लास देखो क्या है, इनपुट। तो यहाँ पे क्लास करके भी एक एट्रीब्यूट दे रखा है,
क्या मैं इस क्लास एट्रीब्यूट से इसके अंदर वैल्यू टाइप करा सकता हूँ? तो ये भी एक तरीका है। तो क्लास अगर दे रखा है तो बाय डॉट क्लास नेम भी आप ये एट्रीब्यूट, तो समटाइम्स जो HTML5 बेस्ड एप्लीकेशंस है या Angular JS बेस्ड एप्लीकेशंस है, तो कुछ एप्लीकेशंस में ऐसे होते हैं कि क्लास भी एक यूनिक प्रॉपर्टी हो जाती है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। तो एट दैट सिचुएशन आप क्लास नेम भी यूज कर सकते हो। तो क्लास नेम का मतलब क्लास प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्लास एट्रीब्यूट। तो इस एलिमेंट के लिए मैं यूज करने जा रहा हूँ क्लास नेम। यहाँ पे क्लास नेम में मैंने दे दिया लेट्स से दिस डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में मैंने नंबर डाल दिया। एक नंबर गलत कर देता हूँ, पता लगा OTP देने लगे। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि ये क्लास नेम से डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो इवन यहाँ आपके पास चॉइस कि ये यूजर नेम का भी बॉक्स था, यहाँ पे भी क्लास एट्रीब्यूट था, बट यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। इवन पासवर्ड में भी ये काम नहीं करेगा। रीजन इसका ये है क्योंकि यहाँ पे जब क्लास एट्रीब्यूट में आप देखते हो तो यहाँ दो एट्रीब्यूट मर्ज हो रखे हैं, स्पेस देख के, एक इनपुट टेक्स्ट और एक लॉगिंग फॉर्म इनपुट बॉक्स। तो जब दो एट्रीब्यूट मिक्स होते हैं तब उस समय क्लास ये वर्क नहीं करेगा, जब यूनिक रहेगा तभी करेगा। तो स्पेस नहीं होना चाहिए उस केस में, इसलिए यहाँ पे मैंने क्लास नहीं यूज किया। मैं क्लास यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब हमने इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पे क्लास के अंदर नहीं था। ऑल्दो हम आईडी नेम ले सकते थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन हमें एग्जांपल भी आपको समझाना था कि क्लास कहाँ पे यूज होता है। तो समटाइम्स अगर मान लो आपके पास आईडी नेम है तो डेफिनेटली आप यूज करोगे। अगर आईडी नेम डायनेमिक हो रहे हैं, नहीं उसे एलिमेंट डिटेक्ट कर रहा है, तो आपको एक बार क्लास से भी चूज कर सकते हो, क्लास ऑप्शन से। ठीक है, बट ये बहुत रेयर यूज होता है। ऐसी रेयर सिचुएशन आएगी कि जब आपको क्लास यूज करना पड़े। ऑल्दो हमेशा नेम आईडी से सारा काम हो जाएगा, या फिर और भी अपनी लोकेटिंग टेक्निक्स है जो हम यूज कर लेंगे। ये सिचुएशन रेयर होगी, बट स्टिल आपको जानना है कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ से मैंने ये क्लास नेम उठाया और ये चला के दिखाता हूँ। रन करो। तो लॉग इन किया, इस पर लेकिन टाइप कुछ नहीं किया ना। एरर देखो आया है क्या? एरर आया, एरर पे जाके देखो। No such element unable to locate element CSS selector input dot ये class name selector input text इसको नहीं मिल रहा है, ये कह रहा है। कुछ टाइपो तो नहीं किया हमने? क्लास थोड़ा वेट लगा के देखो। अब यही सारे चैलेंजेस है जो अपने को समझना है और हैंडल करना है। तो यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप लगा दो थोड़ी देर के लिए। लेट्स से 5 सेकेंड का, और एक बार और ट्राई करते हैं। और दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें जाके ये टाइप नहीं करता जब तक फोकस ना जाए। तो हो सकता है कि पहले उस पर क्लिक करो फिर जाके टाइप करो समथिंग। नहीं हो रहा है? नहीं, अभी चल रहा है, चल चुका। देखो अब एरर नहीं आया, मतलब वो चल गया। इसका मतलब वो टाइप किया लेकिन हमें टाइप का इफेक्ट नहीं दिखा। मतलब वो टाइप हुआ लेकिन इफेक्ट नहीं दिखा क्योंकि कीबोर्ड से उसने टाइप किया लेकिन उसने डिटेक्ट ही नहीं किया। मतलब जैसे सिंपल सा सोचो, वो यहाँ टाइप कर दिया, सॉरी, यहाँ ना टाइप करके उसने यहाँ टाइप कर दिया, क्योंकि पहली प्रेफरेंस उसको कहाँ से मिल गई? यहाँ से। क्योंकि उसमें ये भी था, जो हमारा एप्लीकेशन था, जो लॉगिन है, उसमें भी तो ये टैग मैच किया ना। ये मैच कर गया क्योंकि इसमें दो हैं। तो पहला ऑप्शन इसको मैच किया, ये यहाँ पे भी उठा के चला गया, टाइप कर दिया। तो दिस तो
अगर आपका मल्टीपल जब मैच करते हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं कि मल्टी चॉइसेस जब होती हैं तो फिर आप फाइंड एलिमेंट्स लगा के तब कर सकते हो। तो इस केस में अगर हमें इसी पे टाइप करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से कि अगर ये फर्स्ट टाइम इस पे मैच करेगा, सेकंड टाइम इसमें मैच करेगा, थर्ड टाइम उसमें मैच करेगा, तो हम यहाँ पे कोड को कुछ ऐसे दे सकते हैं कि फाइंड एलिमेंट्स और डॉट गेट, और गेट में 0 1 2, तो 0 1 2 डॉट सेंड की। राइट, देखो दो चीज, क्लास एट्रीब्यूट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे दो एट्रीब्यूट है, लेकिन हमने क्या किया, पूरा का पूरा नहीं पास किया। अगर आप ये पूरा पास करोगे जब, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि क्लास नेम का एक लॉजिक होता है, उसको समझो। क्लास नेम का लॉजिक जो होता है वो ऐसे समझाता हूँ आपको, जैसे ये समझो कि ये आपका यूजर नेम है, ये आपका पासवर्ड है। तो क्लास नेम डिजाइन इसलिए हुआ है कि दोनों की सीएसएस वैल्यू सेम है। सीएसएस बोले तो कैस्केड स्टाइल शीट, जो ये राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, राइट हैंड साइड सारी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। तो ये आपकी कैस्केड स्टाइल शीट होती है कि जिससे लुक एंड फील सेम हो किसी भी एलिमेंट का। तो जनरल टर्म में क्लास नेम कहाँ पे फ्रिक्वेंटली इसलिए यहाँ पे यूज हो रहा है क्योंकि दोनों का लुक एंड फील सेम हो। तो जब एलिमेंट्स के लुक एंड फील सेम होते हैं तो वहां पे वो क्लास प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो क्लास के अंदर वो सीएसएस को कॉल करते हैं। तो कभी कभी किसी भी एक क्लास के अंदर, मतलब क्लास तो एक एट्रीब्यूट है सीएसएस को कॉल करने का, तो वो मल्टीपल सीएसएस भी कॉल कर सकते हैं, तो तब वहां पे वो स्पेस देते हैं। तो अगर वो मैच नहीं करे तो वो नहीं चलेंगे, और अगर एक भी मैच किया तो चले। तो डिपेंड ये करता है सिचुएशन कि वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी दूसरा वाला भी सिचुएशन आपको दिखाता हूँ। तो जैसे एक एक एग्जांपल ऐसे समझो कि सीएसएस कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो दोनों टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं, दोनों का लुक एंड फील सेम है, तो दोनों की सीएसएस वैल्यू सेम है यहाँ पे। नहीं, दोनों की सेम होनी चाहिए। ये एक तो डायनेमिकली चेंज होता है, तो इसलिए समझो ध्यान से। तो अब देखो दोनों की सेम है, तो इनपुट टेक्स्ट लॉगिन फॉर्म, इनपुट बॉक्स लॉगिन फॉर्म, इन दोनों का सेम इसलिए है क्योंकि दोनों का लुक एंड फील ऐसे। सिमिलरली अगर इसके होम पेज पे जाके देखो, फेसबुक, अब यहाँ पे दोनों है, फर्स्ट नेम और सर नेम, दोनों का लुक एंड फील सेम दिख रहा है, एक ही साइज के हैं और समथिंग। तो इनका भी क्लास नेम से जाके देखो, ये है इसका क्लास नेम। और सिमिलरली दूसरा यहाँ से देख लो 58 mg समथिंग 2ph, और इसको भी अगर इंस्पेक्ट करो, इसका भी समथिंग सेम ही आएगा क्योंकि दोनों का लुक एंड फील सेम है। बट इसके अंदर अब दो दो सीएसएस कॉल हो रही हैं। तो एक तो इनपुट टेक्स्ट की, मतलब इनपुट टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज है उसकी जो भी होंगी, उसके अंदर टाइप करेंगे तो कैसा आएगा, फॉन्ट कैसा होगा, साइज कैसी होगी, वॉट एवर। और दूसरा कि और भी कुछ इवेंट्स उसके अंदर कॉल होते हैं। इसके अंदर देखो तो तीन है, बल्कि एक इनपुट टेक्स्ट भी है, एक तो ये 58 mg समथिंग डीबीए है, इसके बाद स्पेस के साथ 2ph भी है। क्लियर? तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि आप इसको ऐसे इकट्ठा पास करोगे और ये नहीं भी चले, गारंटी नहीं है इसकी कि हमेशा चलेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है सीएसएस लेयर के ऊपर कि वो इसको यूनिकली समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो अभी एग्जांपल के साथ मैं एक दो चीजों को और क्लियर करता हूँ तो शायद समझ में आए। तो अभी मैंने क्या किया, लेट्स से इनपुट टेक्स्ट इज इक्वल टू 2 और रन किया। तो अभी क्या होना चाहिए कि इनपुट टेक्स्ट उसको मैच किया फर्स्ट टाइम, तो वो टेक्स्ट बॉक्स में डाला फर्स्ट वाले यूजर नेम में। अब मुझे लगा कि वो मैच कर रहा है, उसको भी ले रहा है, तो इस बार मैंने 3 कर दिया, 2 कर दिया, मतलब तीसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में डालना चाहिए। तो 5 सेकंड के बाद अब देखो कहाँ डालता है, अब यहाँ पे डाला, क्योंकि इनपुट करके उसको यहाँ पे भी मैच किया, यहाँ पे भी मैच किया, यहाँ पे भी मैच किया, तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन चूज किया। अब चलो दूसरा ऑप्शन आपके साथ चलते हैं, स्पेस के साथ। अब मैं क्या करता हूँ कि वापस से इसी टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है, इसी टेक्स्ट बॉक्स में वापस से मैं नंबर डलवाना चाहता हूँ और इसको मैं क्लियर करवा दूंगा फिर। तो लेट्स से क्लास नेम ही हमें लेना, यहाँ से जाओ, इंस्पेक्ट करो, ठीक है। अब यहाँ से क्लास नेम हमने पिक किया और यहाँ पे
जाके अब क्लास नेम प्रॉपर्टी मैंने दे दिया। अब मेरे हिसाब से लेट्स से ये भी मल्टीपल है, तो मल्टीपल है तो लेट्स से मैंने 0 दे दिया, मतलब यूजर नेम वाले बॉक्स में हमें डालना है। अब यहाँ पे मैंने क्लियर नहीं किया है तो ये क्या करेगा, उसके आगे ही टाइप कर देगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। तो फॉरगॉटन लिंक करेगा, उसके बाद 5 सेकंड का वेट करके यूजर नेम वाले बॉक्स में इसको टाइप करना है। तो अब देखो 5 सेकंड बाद यूजर नेम में 1 2 3 4 5 हो गया। 5 सेकंड नहीं किया टाइप। अब यहाँ से जाके देखो क्यों नहीं किया, एरर को समझो। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स 0, इंडेक्स 0, इसका मतलब ये हो गया कि ये डिटेक्ट नहीं कर, इसको कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है इस नेम से। जबकि लॉजिकली जाके देखें, फिर से इसको एक बार करें ओपन और यहाँ से जाके देखें कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इंस्पेक्ट करें। और कभी कभी एक चीज मैं आपको और भी दिखाऊंगा, अभी आपको और समझ में आएगा। इसको पहले ये वाले व्यू में लाते हैं और इसको फिर से इंस्पेक्ट करते हैं। तो क्लास नेम इनपुट टेक्स्ट दिया, क्लास नेम इनपुट टेक्स्ट सेम टू सेम है। अब इसे कह रहा है कि ये इंडेक्स मैच नहीं किया, मतलब इससे इसको कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। बिकॉज ऑफ व्हाट, इस स्पेस के चक्कर में। इसी चीज को मैं पहले बोल रहा था कि नहीं लेता ये, क्योंकि दो दो एट्रीब्यूट हैं इसके अंदर। तो आपको ऐसे लगना चाहिए कि लॉजिकली उठा लेना चाहिए, लेकिन जब ये इंटरनली दो दो CSS कॉल करता है तो ये कंफ्यूज हो जाता है, उस केस में नहीं ले पाता। और चूंकि ये डिफेक्ट भी बोल सकते हो, इसके अंदर डिफेक्ट नहीं बोलूंगा। रीजन ये है क्योंकि इसका इतना फ्रिक्वेंट यूज नहीं होता, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। इसको आप तभी यूज करोगे जब आपको कुछ ऐसी सिचुएशन पड़े कि आपको टेस्ट ये करना है। टेस्ट केस आपका ये कहता है कि ये जो यूजर नेम है और जो ये पासवर्ड है, ठीक है, इन दोनों का लुक एंड फील सेम होना चाहिए। ठीक है, लुक एंड फील सेम होना चाहिए। तो रेदर देन फिर यूजिंग दिस क्लास नेम, हम इसको इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम आगे चीजें चेक कर सकते हैं, बट क्लास नेम में नहीं। उसको हम XPath या CSS सेलेक्टर में यूज करेंगे। तो इसने एक ऑप्शन दे रखा है जस्ट क्लास नेम यूज करने का। अगर यूनिक क्लास नेम है तो आप वहां पे यूज कर सकते हो एट्रीब्यूट को, अदरवाइज ये नहीं होना है। तो माइट बी इन आपको इंटायर करियर में एटलीस्ट अगले 1-1.5 साल तक आप शायद ना यूज करो इसको, बट आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये यूज करता क्या है एक्चुअल में। तो क्लास नेम एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है समटाइम किसी भी एप्लीकेशंस में, हम हर एक एप्लीकेशन में नहीं, किसी किसी एप्लीकेशंस में जो CSS ड्रिवन होती हैं जनरली, वहाँ पे क्लास यूनिक प्रॉपर्टी हो सकती है। जब यूनिक प्रॉपर्टी होगी क्लास एट्रीब्यूट, तब हम उसको प्रेफर करेंगे, यूज कर सकते हैं इसके अंदर। दिस इज द थिंग। और आपको अदरवाइज नहीं यूज करना है। और बट इसका भी अल्टरनेटिव को हम किसी एट्रीब्यूट में, मतलब XPath और CSS सेलेक्टर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, तब भी ये सिचुएशन आपके सामने ना। तो शायद आप CSS सेलेक्टर और XPath जान जाओगे तो शायद फिर इसको समझ जाओगे कि ये यूज होगा कि नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट टैग नेम। अब यहाँ पे टैग नेम का ऑप्शन आया। अब ये टैग नेम क्या है? टैग बोले तो सिमिलरली यही टैग नेम, जो ये टैग स्टार्ट हो रहा है जैसे इनपुट, तो इनपुट क्या है आपका, ये टैग नेम है। तो टैग नेम से अगर किसी चीज को आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे? डेफिनेटली अगर आप टैग नेम पास, तो अब इस टैग नेम से तो यूनिकली आइडेंटिफाई तो होगा नहीं कोई भी एलिमेंट, राइट। तो टैग नेम जनरली कहाँ पे यूज होता है? जब आपको काउंट करना हो, कुछ काउंट में निकालना हो कि जैसे इनपुट टैग कितने हैं, मतलब इनपुट एलिमेंट्स कितने हैं पेज पे, या आपको ये चेक करना है कि पेज पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, या तो आपको ये चेक करना हो कि पेज पे नंबर ऑफ हाइपर लिंक्स कितने हैं। ये
वेरीफाई करना हो, इन दैट सिचुएशन आप ये इनपुट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये कॉमन चीज है, मैक्सिमम कंट्रोल के साथ होगा। इस यूजर नेम के साथ भी इनपुट टैग है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ठीक है। तो बट अगर हमें काउंट करना हो तो इसका फ्रिक्वेंट यूज तभी होगा कि जब आपको काउंट निकालना हो कि नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ हाइपरलिंक्स पेज पे कितने हैं। तो इसका जैसे एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं, जस्ट लाइक कि टैग नेम, और टैग नेम लेट से मैंने बोल दिया कि इनपुट टैग नेम के कितने एलिमेंट्स पेज पे हैं, हमें वो आइडेंटिफाई करने हैं, मतलब सिर्फ काउंट चाहिए। तो चूंकि अब इनपुट पास करोगे तो ये मल्टीपल मिलेंगे, तो यहाँ से हमें क्या लगाने चाहिए, फाइंड एलिमेंट्स, और फिर यहाँ पे यूज कर लो आप डॉट साइज। तो ये रिटर्न करेगा नंबर, तो यहाँ नंबर को स्टोर कर लो, एंड काउंट इज इक्वल, और यहाँ से काउंट को प्रिंट कर दो। तो आप पेज पे कितने इनपुट टैग के फील्ड हैं वो आपको उठा के यहाँ पे काउंट दे देगा। सिमिलरली तो यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ इनपुट काउंट, इनपुट टैग काउंट इज इक्वल टू प्लस काउंट। सिमिलरली अगर आपको हाइपरलिंक चेक करना है पेज पे, नंबर ऑफ हाइपरलिंक्स कितने हैं पेज पे, तो सिमिलरली यहाँ से आप टैग नेम में, अब हाइपरलिंक है अगर कोई भी, तो उसका टैग नेम क्या होगा, एंकर टैग। यहाँ से क्या है, ए टैग है इसका। तो यहाँ से अगर पास करना है कि पेज पे लिंक कितने हैं, तो यहाँ पे आप क्या पास कर सकते हैं, ए, और इसको कर दो LNK काउंट, और यहाँ से इसको भी प्रिंट कर लो, लिंक काउंट इज इक्वल टू दिस समथिंग। रन करो। बट अगेन इसका भी यूज बहुत रेयर होगा, क्योंकि ये जो चीज हम कर पा रहे हैं इसके लिए भी अदर वर्क अराउंड्स हैं। तो रन हो गए सारे, इंडेक्स वाला भी हो रहा है, ये वाला हमने कमेंट नहीं किया था, नीचे नहीं रन हुआ। तो जहाँ फेल होता है सेलेनियम में एक प्रॉब्लम ये है, जिस लाइन में फेल होगा उसके नीचे कोड रन होना बंद हो जाता है। तो क्लोज भी मैं लगा देता हूँ, क्विट भी, जिससे कि मुझे ये बार बार मैन्युअली क्लोज ना करना पड़े। एक तो चीज़ें क्विट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ और भी आपको दिखानी है, इस रैंडमली चीज़ें चेंज भी होती हैं। ठीक है, चल पड़ा। अब यहाँ से जाके देखो, वेट कर लो, तो काउंट आया कि इनपुट जो टैग है वो लगभग 21 है, और हाइपरलिंक जो है वो पेज पे लगभग 48 है समथिंग। तो ऐसे पर्पस के लिए इनको हम यूज कर सकते हैं, बट अगेन इसका भी वर्क अराउंड है कि यही नहीं यूज कर सकते, इसको भी हम सीसा सेलेक्टर या एक्सपाथ से हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी रेयर ही यूज होने वाली चीज है, अदरवाइज नहीं भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने अब तक कितने पढ़ लिए, बायोट आईडी, नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, क्लास नेम और टैग नेम। अब आपके पास बचता क्या है, सिर्फ दो, और दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको बोलते हैं हम एक्सपाथ और सीएसएस सेलेक्टर। अब एक्सपाथ और सीएसएस सेलेक्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज में आने वाली हैं, और ये पूछे जाने वाले भी। बट उसको करने से पहले एक चैलेंज मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको फेस करनी पड़ेगी मल्टीपल टाइम्स। तो वो अब एक्सपाथ देखो कैसे हैंडल करता है, कि जैसे सपोज करो कि यहाँ से मैंने किया इस लॉगिन बटन को, और लॉगिन बटन में अभी देखो इसका आईडी क्या दे रखा है, U_0_B _0_B, अभी इसकी आईडी है लॉगिन बटन की। अब जब ये पेज ओपन हुआ, इसकी जाके हम अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें आईडी, इसको जाके अब यहाँ से करो इंस्पेक्ट, तो अब देखो ये U_0_3 चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि अभी जब वो चला तो पहले ये था, जब हमने इंस्पेक्ट किया तब उसकी वैल्यू ये थी, बट अभी हमने जब रन किया तो रन टाइम तो उसकी वैल्यू ये हो गई। अभी हो सकता है फिर से रन करो तो 8 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, रेंडमली कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब जब
आप बाई डॉट ID लेके इस लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो कभी काम करेगा, कभी नहीं करेगा। तो क्योंकि जब भी मैच करेगा तब वो चल जाएगा, जब जब नहीं मैच करेगा तो आपको लगेगा यार कि फिर होता क्या है, जनरली प्रॉब्लम कैसे फेस करोगे आप, कि आपने रन किया, आपको क्या लॉगिन बटन पे क्लिक नहीं कर रहा है, जबकि फिर आप जाओगे यहाँ पे लोकल पे चेक करोगे, यार मैंने तो एकदम सही दिया आईडी, क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन आप ऐसा कभी नहीं सोचोगे कि जो पेज ओपन हुआ है वहां पे जाके चेक करें कि क्या यहाँ पे भी उसकी वैल्यू वही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सम टाइम ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं कि जब आप इंस्पेक्ट कर रहे होते हो उस टाइम पे उसकी वैल्यू कुछ दिखती है, बट वो रन टाइम पे हो सकती है कि उसकी वैल्यू कुछ और दिखे। तो जनरली इस टाइप के इश्यूज अगर आप फेस करो कि जब आपने इंस्पेक्ट किया तो ये थी वैल्यू, और जब रन हुआ तो नहीं लिया, उसने डिटेक्ट नहीं किया, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रन टाइम पे उसकी वैल्यू चेंज हो रही हो। तो आपको जो पेज ओपन किया था सेलेनियम ने, उसको जाके इंस्पेक्ट करके देखना कि उसके अंदर क्या वैल्यूज दिया है उसने, तब आपको क्लियरिटी समझ में आएगी कि अरे ये तो डायनेमिक है, ये चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली तो डेवलपर, देखो डेवलपर क्या करते हैं कि डायनेमिक इसलिए बनाते हैं, उसका रीजन ये होता है क्योंकि वो लोग इनबिल्ट लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो डेवलपर के हाथ में बहुत सारा कंट्रोल नहीं होता। डेवलपर, पहले के डेवलपर्स क्या होते थे कि उनको HTML के कोड लिखने पड़ते थे, जब HTML के कोड लिखते थे वो प्रॉपर, तो वहां पे नेम ID सब कुछ अपने हिसाब से देते थे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में मैक्सिमम डेवलपर्स जो हैं वो डायनेमिक एप्लीकेशंस, मतलब एक तरीके से बनी बनाई लाइब्रेरी पे काम करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशंस, अब डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशंस जो है उसमें उनको फॉर्म कम ही लिखना पड़ता है कोड, उनके पास कंट्रोल्स बने होते हैं, सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, फॉर्म डिजाइन हो गया। अब वो उस पीछे जो एल्गोरिथम होगा फॉर्म डिजाइन करने का, तो अगर वो जाके मैन्युअली चेंज करे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज किए तो वो सिस्टम जो उठाएगा रन टाइम पे वो ले लेगा, ठीक है। तो दिस इज द वन कि लाइब्रेरी डिसाइड कर लेगा कि उसका क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए। और दूसरा वे भी होता है कि कभी कभी रैंडम आईडी पास करने का रीजन एक और भी होता है कि ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट ना चले, क्योंकि अगर हमें मान लो सिक्योर करना है एप्लीकेशन, जैसे हम कैप्चा लगाते हैं, कैप्चा इसलिए लगाते हैं किसी एप्लीकेशन में, इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ हैविंग डायनेमिक एट्रीब्यूट, आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। तो कभी कभी हम लगाते हैं कैप्चा, किस लिए लगाते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट्स ना चला पाए कोई, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन सेंसिटिव होती हैं कि उसको नहीं चाहिए कि भाई कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट इस पे आए और बेवजह डाटा इसमें पूरा का पूरा ब्लॉक करे, डेटा भर जाए पूरा, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं। तो एक दिस इज अनदर टेक्निक कि रन टाइम पे अगर उसकी कोई एट्रीब्यूट चेंज होती रहेगी और एट्रीब्यूट का कोई पैटर्न ही नहीं है, जैसे आपको कैप्चा नहीं समझ में आता कि वो क्या आएगा कैसे आएगा, तो सिमिलरली तो उस टाइम पे भी ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट काम, तो ये एक बेनिफिट होता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायनेमिक हमें ये बनाना चाहिए। तो डायनेमिक मतलब बनाना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपको सच में उस टाइप की चीजें हैं। अब आप खुद सोचो यहाँ पे, जबकि लॉगिन के केस, अब लॉगिन के केस में यहाँ पे नहीं चाहिए था, रन टाइम पे यूजर वैलिड नहीं है तो वैसे लॉगिन नहीं करने देगा, लेकिन फिर भी इसने लॉगिन इसलिए बनाया क्योंकि इसमें हो सकता है कि आप लॉगिन करो एक बार और लॉगिन करके आप ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट आपके चले और उसके बाद जाए सबको, हजारों लोग को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे या फिर मल्टीपल पोस्ट डालने लगे। जैसे होता है ना सोशल मीडिया अकाउंट्स में, ऐसे काम बहुत सारे होते हैं कि बहुत सारे डेली बेसिस पे पोस्ट डाल रहे हैं, समथिंग 100 पोस्ट एक दिन में डाल दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो ये भी अवॉइड करने के लिए कभी कभी ये एट्रीब्यूट्स जो होती हैं डायनेमिकली वो कर देते हैं कि रन टाइम पे वो चेंज कुछ भी होंगी, जो भी उन्होंने लॉजिक सेट कर रखा होगा, कि आप कभी भी उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओ। बट फिर भी अब वही वही चीज है कि ऑटोमेशन टूल में भी वो कैपेबिलिटी होती है कि चलो तुम कितना डायनेमिक, टूल भी उस हिसाब से फीचर डेवलप कर लेते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तब टूल कैसे चलेगा। दिस इज द थिंग। तो क्वेश्चन क्या था आपका, why developer make the dynamic attribute and is there any benefit to having dynamic attribute। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो डायनेमिक एट्रीब्यूट डेवलपर की कंट्रोल में पहली चीज तो नहीं होती, स्पेसिफिक वो करना है तो कर सकते हैं लॉजिक लिख के, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और मोस्टली जो डायनेमिक एट्रीब्यूट होती हैं वो क्लासेस, मतलब लाइब्रेरीज सेल्फ डिसाइड, लाइब्रेरीज खुद डिसाइड करती हैं कि कैसे कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उनको यूनिक कुछ ना कुछ चाहिए।
याद रखना। और कुछ होती हैं जैसे एंगुलर जेएस बेस्ड एप्लीकेशंस जो होती हैं वो फ्रिक्वेंटली उसमें हर चीज़ डायनेमिक मिल सकता है आपको, तो बट कुछ ना कुछ तो फिक्स मिलेगा, बट क्योंकि वो जावा स्क्रिप्ट से कंट्रोल होती हैं तो वो उनका पैटर्न एक होता है कि लेट से कि सिमिलर कंट्रोल पेज पे 4 बार आ रहा है तो वो अपने आप बाइंडिंग करके सेट कर लेते हैं कि कौन सा कंट्रोल है उसमें से। तो आप यहाँ से जाके एक एट्रीब्यूट को देखोगे इसके पैटर्न, आपको लगेगा ये भी सेम है वो भी सेम है। क्लास लेवल पे जब उसको एंगुलर समझता है तो वो डिफरेंशिएट कर लेता है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। बट हमें ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये सोचना है कि एप्लीकेशन कितनी भी हमें कोई ना कोई वर्क अराउंड निकालना है। तो जैसे इस केस में डेवलपर ने मान लो अपना दिमाग कुछ भी लगाया, ठीक है, या कंट्रोल उन्होंने ऐसा बनाया है कि ये डायनेमिक खुद डेवलपर कर रहा है या ऑटोमेटिक डायनेमिक हो रहा है, वॉट एवर। बट पर्पज हमारा क्या है कि हमें फिर भी लॉगिन तो करना है ना। हम ये तो नहीं बोल सकते कि डेवलपर को जाके कि ये हटाओ, ऑल द सम टाइम बोलना पड़ता है कि ये एलिमेंट एकदम से डायनेमिक है, इसमें कुछ यूनिक आईडी डालो। कभी कभी हम स्पेसिफिक जाके डलवाते हैं कि यहाँ पे एक आईडी करके एक एट्रीब्यूट डालो जो फिक्स हो, कभी चेंज ही ना हो, तो वो कभी कभी हमें कराना पड़ता है स्पेशली, ठीक है। तो इस केस को अब हैंडल करने के लिए अपने को क्या करना होगा, हमें सिचुएशन को समझना होगा। तो ऐसे 2-3 बार जब करोगे पैटर्न आप दिखेगा। तो इसका पैटर्न जो मुझे अभी तक समझ में आया है कि हमेशा ये लास्ट वाला ही चेंज होता है। 4-5 बार जब आप रन करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, तो इसका सिर्फ लास्ट डिजिट चेंज होता है। अब लास्ट डिजिट सिर्फ चेंज होता है तो आईडी में तो भाई कुछ भी चेंज हो तो ये तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो इन टाइप के सॉल्यूशंस को हैंडल करने के लिए फिर हमारे पास पिक्चर में आता है एक्स पाथ या सीएसएस सेलेक्टर। और एक्स पाथ और सीएसएस सेलेक्टर जो टेक्निक है उसके अंदर इतने सारे वर्क अराउंड है, इतने सारे फंक्शंस है इनबिल्ट कि इन सारे टाइप्स की प्रॉब्लम्स को वो हैंडल कर लेते हैं, राइट। तो चलो अब आपको मैं बताता हूँ कि एक्स पाथ कैसे काम करे। तो एक्स पाथ को समझने के लिए तो एक्स पाथ कैसे कैसे काम करेगा, इट मीन्स कि यहाँ पे भी आपको ऐसे ही कोड लिखना है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, ठीक है। और यहाँ पे एक्स पाथ का एक्सप्रेशन डॉट लेट्स से सेंड की समथिंग। और अगर सीएसएस सेलेक्टर आपको देना है तो उसका भी ऐसे ही होगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट सेलेक्टर डॉट सेंड की। ये इसका सिंटैक्स होता है, मतलब मेथड ऐसे ही आएंगे बट इसके अंदर की वैल्यूज अब चेंज होगी। तो वैल्यूज कैसे चेंज होती है अब इसको अपने को डिटेल में समझना है। तो आज मैं बेसिक एक्स पाथ बताऊंगा और बेसिक सीएसएस सेलेक्टर, और इसके बाद कल हो सकता है कि एडवांस लेवल पे मूव करें बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक समझो। तो बेसिक समझने के लिए क्या होता है, एक तो चीज़ ये कि तुम्हारे ब्राउजर के अंदर खुद ही ऑप्शंस होते हैं, तुम्हारे ब्राउजर में खुद ही फीचर्स दे रखे हैं कि हमें कैसे काम करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे नेम फील्ड में जाके कुछ और टाइप करना है, तो जैसे ये हमारा नेम है फेसबुक का और इसमें जाके मुझे फिर से कुछ टाइप करना है, ठीक है। अब मुझे इसका एक्स पाथ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, यहाँ से इंस्पेक्ट पे आ गया और यहाँ से डायरेक्ट राइट क्लिक करूंगा जो सिलेक्टेड कोड है और यहाँ से कॉपी करूंगा एक्स पाथ, ये कॉपी हो जाएगा। तो दो टाइप के यहाँ पे एक्स पाथ आता है, एक्स पाथ और एक्स पाथ फुल एक्स पाथ। बट एक्स पाथ को समझने से पहले कि ये काम कैसे करता है, एक्स पाथ को समझो कि ये होता क्या है। तो एक्स पाथ अगर बोले तो ये एक तरीके का एक्सएमएल पाथ होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सएमएल पाथ। अब एक्सएमएल पाथ क्या होता है, तो लेट्स से उसके लिए हम एक एक्सएमएल डिजाइन करते हैं। तो अगर आपने कभी एक्सएमएल देखा हो तो लेट्स से मैंने बोला कि एमपी डेटा करके मैंने एक टैग बनाया, फिर जो टैग आप बनाओगे वो टैग क्लोज करोगे, तो ये यूजर डिफाइंड टैग होती हैं। फिर इसके अंदर मैंने एक टैग बनाया लेट्स से एम्प्लॉय का नेम, और नेम हो गया लेट्स से ठीक है। और चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज नेम ऐसा,
फिर यहाँ पे यहाँ पे ऐसे एज डाल सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल एलिमेंट का आप कर सकते हो। तो ये हुआ आपका एम्प्लॉय डेटा है। तो यहाँ पे हमने दे दिया है कि लेट्स से ये पहला एम्प्लॉय का डेटा है EMP1, और यहाँ से फिर हमने क्लोज किया इसका EMP दिस। तो ये एक एम्प्लॉय का डेटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हमने फॉर्मेट थोड़ा सा कर दिया। ऐसे ही हमारे अगर पूरे एम्प्लॉय का डेटा रखना है तो ऐसे पेस्ट करते जाओ। तो यहाँ से क्या होगा, नेम चेंज होता जाएगा, तो यहाँ पे डेटा चेंज होता जाएगा सबका। तो ये हमारा जो बना ये क्या हो गया, एक एक्सएमएल जो टैग ओपन होता है वो टैग क्लोज होता है, बट ये यूजर डिफाइंड टैग होता है, ये प्री डिफाइंड नहीं होता। अब इसके अंदर कि मान लो कि ये 1 है और ये हो गया 1, तो अगर अब ये वैल्यू हमें फेच करनी है एक्सपाथ से, ये वैल्यू डेटा रिट्राइव करनी है इस एक्सएमएल से, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, यहाँ से लेट्स से HTML, मतलब ये टैग पेरेंट टैग, इसके अंदर एम्प्लॉय 1 नहीं है, एम्प्लॉय 2 में जाना है। तो इसका मतलब यहाँ से एम्प्लॉय 2 होगा। अगर हार्ड कोडेड है तो एम्प्लॉय 2 दे सकते हो, डायनेमिक है तो यहाँ से एरे बना के 2, फिर पोजीशन बना के 2, इसके बाद उसके अंदर का नेम टैग, तो मतलब फिर नेम, ये चीज, ये इसका एक्स पाथ बन गया। बेस्ड ऑन दिस पाथ हम ये डेटा फेच कर सकते हैं। क्लियर? अब इसके चैलेंजेस क्या है? अब ये इसका फिर सेलेनियम में क्या कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि सेलेनियम में हम एक्सपाथ क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो HTML भी है, HTML भी एक टाइप का XML है, XML जैसा ही काम करता है। तो जैसे इसमें भी क्या होता है कि जो टैग स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ से HTML देखो टैग स्टार्ट है तो टैग क्लोज भी होता है। तो जो टैग यहाँ से स्टार्ट है, जैसे हेड स्टार्ट हुआ तो हेड क्लोज भी हुआ है। ठीक है, तो जो टैग यहाँ पे स्टार्ट होता है वो टैग क्लोज भी होता है, तो इसलिए, बट ये प्री डिफाइंड टैग है, टैग स्टार्ट हुआ टैग क्लोज हुआ, टैग स्टार्ट हुआ तो, बट ये जो टैग्स हैं ये प्री डिफाइंड टैग, मतलब ये हमें खुद प्री डिफाइंड है कि अगर इनके अलावा कुछ और चेंज करोगे तो हो सकता है कि इस ब्राउजर पे उसका इफेक्ट ना आए, क्योंकि ये ब्राउजर में पहले से ये कंसेप्ट ट्रिपल डब्ल्यू ने डिफाइन कर रखा है कि हर एक टैग का क्या मतलब है। तो ये प्री डिफाइंड टैग है, ये यूजर डिफाइंड नहीं है, प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो चूंकि काम करने का तरीका क्या है, एक सिमिलर टाइप का अप्रोच है इसके पास भी, कि सारे HTML के ऐसे सोर्स कोड आप लिखे होते हैं। अब उस सोर्स कोड में से किसी कंट्रोल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो सिंपल सा उसका पाथ कॉपी। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ से मैंने पाथ कॉपी करता हूँ इस एलिमेंट का, तो चूंकि अब यहाँ से इतना बड़ा सोर्स कोड है, मैन्युअली जाके चेक करना तो इम्पॉसिबल है यार, देखो कि ये कितना नीचे है, तो किसके अंदर किसके अंदर नेस्टेड कितना है, वो मुश्किल हो जाएगा आपको खोजना। तो इसलिए इसके पास इनबिल्ट टूल आते हैं ब्राउजर्स में, उनको अगर आपको आइडेंटिफाई करना तो सिंपली इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी फुल एक्सपाथ। यहाँ से जब फुल एक्सपाथ किया तो मतलब अब इस यूजर नेम जो हमने टैग है हमारा, जो यूजर नेम का ईमेल फील्ड है, उसका एक्सपाथ देखो कैसा हुआ ऐसा। तो यहाँ से सबसे पहले HTML, फिर उसके अंदर बॉडी थी, फिर पहला डिव था, फिर उसके अंदर फिर दूसरा डिव, फिर ऐसे डिव डिव होते हुए तब जाके ये इनपुट टैग मिला उसको। तो इतना लंबा है। तो दिस इज द एक्स पाथ। और एक्स पाथ जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है एब्सोल्यूट एक्स पाथ, और दूसरा होता है रिलेटिव। इसको हम बोलते हैं स्टैटिक एक्स पाथ भी, और इसको हम डायनेमिक बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्स पाथ हमने उठा के लाया, ये हमारा क्या था, स्टैटिक एक्स पाथ, मतलब एब्सोल्यूट एक्स पाथ, कि शुरू से लेके पूरा लास्ट तक जो आया बन के उसका। अब कंपेयर टू, अभी इसको कंपेयर करो तो सेम इसका डायनेमिक एक्सपाथ भी हम निकाल सकते हैं। फिर इसको कॉपी करो, इंस्पेक्ट, और यहाँ से राइट क्लिक करो, और यहाँ से फिर कॉपी करो, कॉपी एक्सपाथ। सिंपल था, पहले फुल किया था, अब इस बार क्या करो, एक्सपाथ। अब यहाँ से जाके पेस्ट करो,
तो ये कुछ ऐसा डायनेमिक बना के छोटा सा दे दिया, ठीक है, समथिंग। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव एक्सपाथ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं वो समझो कि स्टैटिक और रिलेटिव। स्टैटिक में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने कोई भी कंट्रोल है, जैसे ये इनपुट है, अगर इसके ऊपर एक दो भी लाइन का कोड डेवलपर ने ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड एप्लीकेशन में ऐड ऑन हुआ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ तक इस पूरे पेज पे काम कर रहा था और स्टैटिक एक्सपाथ यूज कर रहा था, ठीक है, कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट आई कि यहाँ पे लोगों में जाके कुछ चेंज कर दिया डेवलपर ने, जिसकी वजह से एक दो लाइन का कोड ज्यादा बढ़ गया। अब जैसे दो तीन लाइन का कोड ऊपर बढ़ेगा, पूरा का पूरा कोड शिफ्ट हो जाएगा पोजीशन नीचे उसका। अगर पोजीशन शिफ्ट हुआ तो सारे एक्सपाथ की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन शिफ्ट हो गई। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा एक्सपाथ हमारा फेल होने लगेगा, फिर से हमें जाके एक्सपाथ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और सारे के सारे प्रोग्राम्स को अपने अपडेट करने पड़ेंगे बार बार। और ये चीजें हो सकती हैं क्योंकि एप्लीकेशन में चेंजेस तो होते रहेंगे, राइट। उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारी पोजीशन शिफ्ट हो सकती हैं। तो उस केस में बार बार आपको ऑटोमेशन स्क्रिप्ट की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, जाके बार बार ये चीज करनी पड़ेगी। तो इसको लिखते कैसे हैं, चलो इसको भी दिखाता हूँ कि यहाँ से हमने इसको इंस्पेक्ट किया है। तो लेट्स से कि इसको मैंने क्या किया, अब लिखने का तरीका है, इसको मैंने यहाँ पे एक्सपाथ कर दिया और यहाँ पे ये दे दिया। सिमिलरली अब डायनेमिक एक्सपाथ चाहिए, तो लेट्स से यहाँ पे फिर मैंने एक्सपाथ दिया और पासवर्ड का डायनेमिक निकाल लो, इंस्पेक्ट और यहाँ से एक्सपाथ और डायरेक्ट जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे सिंगल कोट में देना चाहिए, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे समथिंग टाइप कर दो, जाके रन करो तो ये चलेगा, ठीक है, रन करो। इससे पहले कुछ फेल होने वाली चीजें तो नहीं है, ठीक है। तो जाके देखो यहाँ पे ये टाइप कर दिया HDSFD समथिंग, क्योंकि यही चीज हमने टाइप करने को बोला था उसको एक्सपाथ में। तो ये एक्सपाथ से भी एलिमेंट आइडेंटिफाई हो रहा है, बट एक्सपाथ टू टाइप के फर्दर हो गए, स्टैटिक और डायनेमिक, या एब्सोल्यूट और रिलेटिव। बट दोनों में प्रॉब्लम और एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो स्टैटिक है ये हमें कम से कम यूज करना, 98% हमें नहीं यूज करना है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमें स्क्रिप्ट को बार बार अपडेट करना पड़ेगा। और ये डायनेमिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डायनेमिक देखो कैसे लिखा हुआ है। तो डायनेमिक का लॉजिक क्या है, इसके पीछे फॉर्मूला क्या है ये समझो। तो इसके पीछे ये क्या करते हैं कि डबल स्लैश, तो इसके मीनिंग, डबल स्लैश का मतलब ये हो गया कि इस पेज में, इंटायर पेज में ये सारे HTML की जितनी भी लाइनें हैं वन बाय वन सारी लाइन पे जाए, ठीक है, वन बाय वन सारी लाइन को चेक करेगा रूट पे, उसके बाद हर एक लाइन पे चेक करेगा, और लाइन पे चेक करने के बाद स्टार का मतलब टैग से उसको कोई मतलब नहीं, जो टैग होता है, ठीक है, टैग यहाँ पे स्टार की जगह टैग होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखते हैं लॉजिकली ऐसे इनपुट लिखना चाहिए, फिर इसको ये देना चाहिए ऐसे। बट इसने यहाँ स्टार लगा दिया, कोई मतलब नहीं कि टैग कुछ भी हो, तो मतलब स्टार। अब उसके बाद हर एक लाइन में जाके चेक कर रहा है, हर एक लाइन में, कि कौन सी लाइन में आईडी इज इक्वल टू ईमेल लिखा हुआ आ रहा है। तो चूंकि आईडी एक यूनिक एट्रीब्यूट है, नेम भी एक यूनिक एट्रीब्यूट है, राइट। तो इसने देखा जिस भी एलिमेंट, जिस भी HTML की लाइन आईडी इज इक्वल टू ईमेल, तो आईडी यहाँ पे @ इसलिए लगा क्योंकि आईडी मतलब वो एट्रीब्यूट में जाके खोजेगा। तो जिस भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट में आईडी इज इक्वल टू ईमेल मिल गया, जाके सीधे उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पे अब पेज पे देखा जाए तो ईमेल में आईडी इज इक्वल टू ईमेल यूनिक था, इसने पिक कर लिया उसको, ऐसे पास भी। तो इसीलिए बाई डॉट आईडी लगाओ या बाई डॉट एक्सपाथ में आईडी लगाओ, बात तो एक ही है, ठीक है, बात एक ही है कि इसमें भी बाई डॉट आईडी ही एक तरीके से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपाथ में बाई डॉट एक्सपाथ में फिर आईडी लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा
कि बाई डॉट आईडी क्यों नहीं ले लिया, बाई डॉट एक्स पाथ क्यों नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अब सिचुएशन इसको समझो, यहाँ पे भी तो बाई डॉट आईडी है। अब यहाँ पे अगर यही लॉजिक लगाते हैं आप, सपोज करो, तो यहाँ पे आप क्या लिखते, पहले आप ये लिखते, फिर आपका फेल होता, तो फिर आप कहते कि यार नहीं चेंज हो गया लग रहा है, तो फिर हो सकता है आप 3 लिख देते, फिर रन करोगे तो फिर हो सकता है 8 हो जाए, फिर ऐसे चेंज करते रहोगे बार बार, लेकिन फिक्स तो नहीं हुआ ना ये परमानेंट। तो ये प्रॉब्लम है। तो अब बाई डॉट आईडी तो हमेशा फेल होता रहेगा, लेकिन एक्स पाथ में अब बेनिफिट क्या है इसका, कि ये पैटर्न यहाँ तक फिक्स है, बाकी की चीजें डायनेमिक हो रही हैं। तो यहाँ पे इसके पास फंक्शन होते हैं जो यूज किए जा सकते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन लगा दें, जैसे लेट से स्टार्ट विद या कंटेन्स, यहाँ पे कंटेन्स करके एक मैंने फंक्शन लिखा और आईडी एट्रीब्यूट में बोला कि ये आईडी एट्रीब्यूट सिर्फ इतना लो, बाकी की चीजें बात की मत उठाओ, समथिंग सिर्फ इतना। तो अब ये क्या करेगा, चेक करेगा कंटेन्स कि इतना अगर मैच कर रहा है तो ठीक है उठा लेगा, लास्ट वाले को अवॉइड कर दिया। अब ये चीज जो हमने अचीव कर पाए, ये सिर्फ हमने किससे किया, एक्स पाथ से। बाकी और जो 6 मेथड हमने पढ़े ऊपर, उनसे अचीव नहीं होता, ऐसी सिचुएशन हैंडल नहीं होती। इसलिए इंटायर एप्लीकेशन में मैक्सिमम सिचुएशन ऐसी बहुत डायनेमिक चीजें हैं और हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। तो नेम, आईडी, एट्रीब्यूट्स जो भी हैं, लिंक्स, ये सारी चीजें काम नहीं आती, तो हर जगह एक्सपाथ काम आ जाता है, या सीएसएस सेलेक्टर। तो सीएसएस सेलेक्टर भी ऐसे ही काम करता है। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर इन सारे के सारे जो 8 टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स में से अगर आपके पास 7 टेक्निक नहीं पता लेकिन एक एक्स पाथ पता है, तो सफिस, मतलब आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। या इन 8 में से आपको सिर्फ सीएसएस सेलेक्टर पता है, तब भी आप सब कुछ कर सकते हो। तो सीएसएस सेलेक्टर और ये एक्स पाथ, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमें सीरियसली करना है और डिटेल में, राइट। तो होपफुली यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक्स पाथ क्या होता है और एक्स पाथ के टाइप क्या होते हैं। अब हमें एक्स पाथ को डिटेल में चलने की जरूरत है, ठीक है। तो चलो अब एक्स पाथ को हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मैंने एक नई क्लास बनाता हूँ, लेट्स से एक्स पाथ एग्जाम्पल, मैंने चेक किया, फिनिश। इसके अंदर भी ये जो हमारा कोड था लोकेटर्स का, जहाँ तक का कोड हमने कॉपी कर लिया। अब क्या होता है, अब अभी तक तो आपने ये देखा ऑप्शन कि यहाँ पे हम डायरेक्ट जाके एक्सपाथ बना ले, लेकिन ये जो एक्सपाथ का पैटर्न आता है वो बेस्ड ऑन दिस डॉम आता है कि अभी ये डॉम में जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जो सोर्स कोड है, इसके पैटर्न पे वो एल्गोरिथम समझता है और वो आपको पैटर्न डिसाइड करके देता है। लेकिन समटाइम्स ये भी इनफ नहीं होता, ये काम नहीं करता। तब के केस में आपको अपना खुद का लॉजिक बना के एक्सपाथ को बनाना पड़ता है, और वो चीज ही इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो इंटरव्यू में हो सकता है कि आपको डेवलपर या फिर जो भी इंटरव्यूअर हो, आपको कोई कोड लिख के दे दे, डॉम का मतलब ये जो है, ये चीज आपको दिख रही डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये पूरा सोर्स कोड जो है ये आपका डॉम होता है, HTML डॉम। तो फिर हाँ, अगर मान लो डेवलपर आपसे ये पूछे या इंटरव्यूअर आपसे ये पूछे कि ये HTML कोड है, इसका मुझे एक्सपाथ बना के दिखाओ, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे इंटरव्यूअर पूछ लेता है। सिनेरियो देगा, सोर्स कोड लिख के दे देगा और बोलेगा कि इसका एक्सपाथ बनाओ, लिख के दिखाओ सामने। तो उस टाइम आपके पास टूल नहीं होगा इंस्पेक्ट करने के लिए कि राइट क्लिक करके हमने कॉपी किया। अगर आप ये बोलोगे कि हमने राइट क्लिक करके हमने कॉपी कर लिया वहां से, तो वो फिर समझ जाएगा कि आप चैलेंजेस फेस नहीं किए हो, क्योंकि ये हर जगह काम नहीं करेगा, राइट। तो इस केस में फिर हमें अपना कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि एक्सपाथ बनता कैसे। तो उसके लिए लेट से हम अपना कॉन्सेप्ट यूज करके बनाते हैं, आपको कि समझाता हूँ कि कैसे एक्सपाथ बनता है। तो मैं अपना एक्सपाथ बनाने का स्ट्रेटजी बताता हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो लेट से एक्सपाथ से हमें ईमेल, आईडी और पासवर्ड, ये लॉगिन बटन इन तीनों को करना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि पासवर्ड और ये सेंड की जगह पे क्या होगा, डॉट लेट से क्लिक। अब ये हमारा यूजर होगा, ये पासवर्ड होगा। अब तीनों का एक्सपाथ हमें निकालना है। तो मेरा
जो स्ट्रेटजी होती है वो मैं क्या करता हूँ कि लेट से कि यहाँ से मैंने इसको इंस्पेक्ट किया तो ये कोड है। तो कोड में सबसे पहले गोल्डन प्रिंसिपल समझो एक्सपाथ बनाने के लिए, सबसे पहले हमें स्टैटिक नहीं हमेशा डायनेमिक बनाना चाहिए, क्योंकि वो बेनिफिट उसी का है, बार बार मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, डबल स्लैश। पहला रूल क्या कहता है, डबल स्लैश लगा दो। डबल स्लैश जैसे उसने लगाया था, अभी हमने डायनेमिक जो देखा, तो डबल स्लैश मतलब सारे लाइन में आके उसके बाद जस्ट टैग नेम। अब यहाँ पे टैग नेम क्या दे रखा है, इनपुट। यहाँ से लिखो इनपुट। तो अब डबल स्लैश का मतलब इंटायर कोड, इनपुट लगाया तो ये फिल्टर हो कि कितने इनपुट है। अब इसको देखना भी है कि एक्सपाथ काम कैसे कर रहा है, सही भी है कि नहीं। तो इसको यहाँ से हम ब्राउजर में चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे हमारा ये डॉम ओपन है, यहाँ से कंट्रोल F प्रेस करो, तो यहाँ से एक नीचे सर्च बार टाइप का चीजें आ गई, तो जहाँ से आप किसी चीज को बना के चेक कर सकते हैं। तो लेट से मैंने डबल स्लैश इनपुट, ये सारे के सारे डबल स्लैश इनपुट यहाँ से काउंट लेके आ गया। और जब हमने रन भी किया था अपनी स्क्रिप्ट, वहां पे भी ये काउंट में कितना बता रहा था, 42। टेक 21 आ रहा था। ये किसके लिए हमने रन किया था, वो शायद दूसरा पेज था, मोबाइल वाला, नंबर एंटर करने वाला। तो यहाँ पे अब ये डबल स्लैश इनपुट लगाया तो यहाँ से बता दिया 1 आउट ऑफ 40, मतलब टोटल इनपुट जो टैग स्टार्ट हो रहे हैं टोटल 42 एलिमेंट है। और यहाँ से एंटर एंटर करते जाओ तो सब पे जंप करता जाएगा 1 बाय 1 सारे इनपुट पे, देख रहे हो। ऐसे 42 सारे एलिमेंट को फाइंड कर रहा है पेज पे। अब हमें डबल स्लैश इनपुट लगाने से 42 एलिमेंट फाइंड आउट हो रहा है, तो इसको हम फिल्टर भी कर सकते हैं। तो फिल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करें। ब्रैकेट यूज करने का मतलब ये हो गया कि अब हमें यहाँ से बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, बट हमें फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए हमें ये ब्रैकेट यूज करना है, और ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट डालना है। कौन सा यूनिक एट्रीब्यूट डालें, तो जैसे सपोज करो नेम के केस में, यहाँ पे जाओ, इस ईमेल आईडी के केस में यूनिक एट्रीब्यूट आपको क्या, इसके अंदर यूनिक एट्रीब्यूट की बात करें तो आईडी है और ये नेम है। ये भी यूनिक एट्रीब्यूट दिख रहा है, इसका रॉयल पास है, इसका रॉयल ईमेल है, बट क्लास यूनिक नहीं है। ये भी टाइप करके भी एट्रीब्यूट है जो यूनिक नहीं हो सकता, बट टाइप पासवर्ड यूनिक हो सकता है क्योंकि एक ही फील्ड है पासवर्ड की। बट टाइप जो है वो ईमेल, ये भी एक यूनिक एट्रीब्यूट हो सकता है क्योंकि और कोई फील्ड यहाँ पेज पे ईमेल नहीं है। तो बेस्ड ऑन सेंस, तो ये हमेशा एक्सपीरियंस से आता है कि कौन सा, मुझे जैसे देख के समझ में आ जाता है कि क्या यूनिक है क्या नहीं। बट अभी आप ऐसे समझो कि नेम और आईडी हमेशा यूनिक फील्ड्स होती हैं। तो कोशिश क्या करोगे आप, नेम या आईडी उठा लो। जैसे फेसबुक ने बनाया तो उसने एक ईमेल करके उठाया कि आईडी इज इक्वल टू ईमेल, यूनिक एट्रीब्यूट था। तो यहाँ से मैंने जब एट्रीब्यूट कोई भी पास करना है, तो जैसे आईडी एट्रीब्यूट लेना है, एट्रीब्यूट के आगे @ सिंबल, देन एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में आप उसका नेम पास कर दो, आईडी इज इक्वल टू ईमेल। अब आपको चेक करना क्या ये सही है जो हमने बनाया। यहाँ से कॉपी करो और जाके यहाँ पे पेस्ट करो। पेस्ट किया तो अब देखो यहाँ से 1 ऑफ 1 यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया एक एलिमेंट, और वो कोड सेलेक्टेड भी है और ऊपर भी हाईलाइट हो रहा है। तो मतलब एक ही कोड आइडेंटिफाई हो गया 100%। ठीक है। अब दूसरा एट्रीब्यूट नेम के साथ चल के देखें, तो यहाँ पे नेम ट्राई करते हैं। तो नेम क्या है, लेट्स से नेम, और नेम में क्या दिया है, नेम भी एट्रीब्यूट इसका ईमेल ही है। तो देखते हैं क्या ये काम करेगा। कॉपी करो, पेस्ट करो, ओ ये भी सही है, इससे भी देखो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। तो मतलब अब इसके दो चीजें हो गई कि मतलब पहला वाला भी एक्सपाथ सही था जो आईडी के साथ था, और इस कंट्रोल के लिए ये भी सही है। नाउ तीसरा देखते हैं कि कुछ और चलेगा। तो यहाँ से तीसरा एट्रीब्यूट भी हम उठा सकते हैं कि लेट से ये बोल रहा था मैं टेस्ट आईडी एट्रीब्यूट को एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो सिलेक्टेबल नहीं हो रहा है, इसको हटाओ। ये डेटा आईडी है, इसको पूरा का पूरा ऐसे कॉपी कर लो और बाद में सिंगल कोट कर देना। डबल कोट भी यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे डबल कोट आप डाल सकते हो तो यहाँ पे भी चलेगा। ऐसे देखो ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, लेकिन जब ये सेलेनियम में पेस्ट करते हैं तो वहाँ सिंगल कोट देना चाहिए। रीजन उसका क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी डबल कोट उसके बाहर लगा होता है।
जब हम यहाँ लिख, इसके आगे डबल कोट पहले से लगा होता है और उसके अंदर फिर डबल कोट लगाते हो तो कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए स्पेशल सिंबल ऐड कर देते हैं। इसलिए उसके अंदर जब डालो तो सिंगल कोट में डालो। यहाँ से देखो ये तीनों के तीनों चल रहे हैं। तो जितने भी एट्रीब्यूट यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे डेटा टेस्ट आईडी भी करके एक एट्रीब्यूट था, तो मैंने उसको भी यूटिलाइज करके देखा, उससे भी चल रहा था। ठीक है, इवेंट टाइप ईमेल पास करके देखो, हो सकता है इसका भी सही, ये भी सही चले, क्योंकि टाइप ईमेल एक ही है फील्ड। तो यहाँ से आईडी की जगह पे हमने टाइप एट्रीब्यूट पास कर दिया। अब इसको यूज करके देखो, यहाँ से देखो ये भी यूनिकली आइडेंटिफायर है, मतलब कि अब इसे एक कंट्रोल को आइडेंटिफाई करने का एक्स पाथ में आपके पास 4 ऑप्शंस आ गए। नॉर्मली आपको जबकि अभी फंक्शन लगा लगा के हम इसको एक ही एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के 20 वेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन एक्स पाथ। इतना पावरफुल है ये, तो इसलिए इस कंसेप्ट को समझना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अभी प्रिंसिपल आपको समझ में आया, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स कैसे काम कर रहे हैं। जब भी किसी चीज का एलिमेंट का एक्स पाथ निकालना हो, पहले डबल स्लैश, सेकंड टैग नेम, देन @attribute, ठीक है, और इज इक्वल टू सिंगल कोट में एट्रीब्यूट की वैल्यू एक्स पाथ। तो ये बेसिक एक्स पाथ तो आप बना ही लोगे ऐसे। ठीक है, तो चलो अब इसको हम कोड में लगा के भी चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है। तो यहाँ से कोई भी उठा लो, लेट से मैं ये वाला भी उठा, तो यहाँ से मैंने जाके कोड में डाला दिस इज द ईमेल। पासवर्ड के लिए भी लेट से यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करूंगा, उसमें भी डेटा टेस्ट आईडी था ही पासवर्ड के केस में, सिर्फ यहाँ पे रॉयल अंडरस्कोर पास करना है। तो मतलब ईमेल की जगह पे सिंपली हमें पास करना है। और यहाँ पे जब एक्स पाथ की बात आएगी, इसका एक्स पाथ निकालने के लिए, तो यहाँ पे अब हमें फंक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज होगा बार बार आईडी। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना, ये वाला। तो इसको जाके देखो अब, बट यहाँ पे चाहो तो स्टार लिखो या इनपुट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉपी करो और यहाँ चेक कर लो एक बार कि ये सही है। ये देखो हाईलाइट हो रहा है, ओ मल्टीपल देखो मिल रहे हैं इसको, आईडी u_0 करके बहुत सारी जगहों 12 एलिमेंट मिल गए। अब कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब मान लो इससे भी हमें तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स हमें मिल रहे, फिर अगेन हमें अपनी स्ट्रेटजी यूज करनी होगी कि लेट्स से इससे हमें मल्टीपल मिल रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, सिंगल कोट, इससे हमें मल्टीपल मिल रहा है। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, फाइंड एलिमेंट्स, दिस इज द वन वे, और फिर डॉट गेट 0 पहला वाला डॉट क्लिक। अब पहली चीज तो ये नहीं समझ में आएगी कि क्या ये पहला वाला ही था कि नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। तो यहाँ से जाके इसको फिर से देखो, सॉरी, यहाँ से ये पहला किसको लेता है, पहला इसी को लेता है, तो हम हमेशा पहले एलिमेंट को पिक करेगा। नाउ देयर इज अनदर थिंग इन विद इन एक्स पाथ, कि एक काम ये कर सकते हो, एक तो ये करो, दूसरा कि इसी कोड को यहाँ से ब्रैकेट में डाल दो, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में डाल, और बाहर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे 0 लिख दो, 1 पहला है ना, तो यहाँ अब देखो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। तो विद इन एक्स पाथ भी एक एक्सप्रेशन ऐसा हो गया, इसको कॉपी करता हूँ मैं और सिंपली यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो एक ये भी देखो एक्सप्रेशन है कि आपको अब फाइंड एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो मतलब आपके पास चॉइस था, वर्क अराउंड आपके पास था कि सिंपली आप फाइंड एलिमेंट्स लगा के गेट कर भी ये काम कर सकते थे। लेकिन अगर आपको फाइंड एलिमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप यूनिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या, ये भी एक अच्छा था, बट स्टिल आप सिर्फ एक्स पाथ से सब कुछ करना चाहते हो, देन व्हाट यू कैन डू, आप सिंपल सा ये वाला एक्सप्रेशन कॉपी करो, फिर यहाँ से सिंगल कोट कर दो और ये वाला एक्सप्रेशन अब कॉपी करो और ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। रन करके देखते हैं। अब इसको कभी भी रन करो, कितनी बार भी रन करो, कभी नहीं फेल होगा, हमेशा ये चलता रहेगा। तो दिस इज द वे कि हमें
एक्स पाथ कैसे कैसे सिचुएशंस आएंगी हमारे सामने और हमें कैसे कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बार बार हमें करनी है। तो ऐसे हमेशा हमारे सामने ये सिचुएशंस आती रहेंगी और इस टाइप की सिचुएशंस को हमेशा हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो लॉगिन पे इसने क्लिक कर दिया, एरे स्टार्ट 0 बट वी यूज 1। हाँ, एरे स्टार्ट होता है लेकिन यहाँ पे एलिमेंट की बात होती है, तो ये एरे नहीं है, गलती से मेरे ब्रैकेट लगाती है, मेरे मुंह से एरे निकलता है, तो बट यहाँ पे एरे नहीं होता। एक्स पाथ में हमेशा एरे से काम नहीं होगा, हमेशा नंबर से होगा कि पोजीशन, कि पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन। तो पहला एलिमेंट मतलब एक्स पाथ में वो 0 नहीं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज अभी तक समझने में होना चाहिए। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, अभी एक्स पाथ खत्म नहीं हुआ, ये एक्स पाथ की शुरुआत है। अब अगर आपको एक्स पाथ आ गया लेट्स से, ठीक है, अगर आपको एक्स पाथ में काम करना आ गया और आपको सीएसएस सेलेक्टर बनाना है तो क्या करोगे? तो जनरली फिर आप क्या करो, हर जगह तो नहीं बट बेसिक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ कि लेट्स से कि इसको आपने क्या किया, सीएसएस सेलेक्टर कर दिया, मेथड हमने चेंज कर दिया, क्या, सीएसएस सेलेक्टर, इसको भी कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो, अगर आपको एक्स पाथ अच्छे से आ गया तो सीएसएस सेलेक्टर अपने आप समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस डबल स्लैश को हटा दो और ये एट द रेट हटा दो, डबल स्लैश हटाया और एट द रेट हटाया। तो चलो इसको रहने देता हूँ, दूसरा कोड लेता हूँ, ये एक्स पाथ के थ्रू था, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए ये कोड है, तो यहाँ से इस लाइन के कोड को पूरा कॉपी किया और फिर इसको पेस्ट किया, ठीक है। तो ये था एक्स पाथ के थ्रू, और ये हो गया आपका, लेट से कमेंट नहीं कर रहा, सीएसएस सेलेक्टर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये डबल स्लैश और ये एट द रेट हटा दो, यहाँ से भी क्या करो, डबल स्लैश हटा दो, एट द रेट हटा दो, तो ये सीएसएस सेलेक्टर बन गया। अब रन करके देखो कोड को, सिमिलर अभी रन करेगा। तो सीएसएस सेलेक्टर बात ऑलमोस्ट सेम जैसे ही है, थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं दोनों में। तो एक में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, 100% नॉलेज होना चाहिए, और दूसरे में क्या होना चाहिए, अभी आपने एक थोड़ा सा ट्विस्ट देखा होगा कि जब हमने एक्स पाथ यूज किया था तो लॉगिन बटन पे क्लिक करने में थोड़ा टाइम लगा और तुरंत एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ था, जबकि सीएसएस सेलेक्टर यूज किया तो इफेक्टिवली ये काम किया। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, बट ऐसा कभी जरूरी नहीं कि सीएसएस सेलेक्टर ज्यादा अच्छा है, समटाइम्स तो सीएसएस सेलेक्टर थोड़ा सा तो फास्ट है। तो ये को मैंने सीएसएस सेलेक्टर यूज किया तो उसका भी कंसेप्ट सिमिलर सा ऐसे ही है, लेकिन उसमें थोड़े से चीजें चेंज है सिंटैक्स वाइज। तो इसके लिए मेरे पास पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है कि कैसे आपको काम करना है। तो अगर आपके पास टाइम मिलेगा तो एक बार, क्योंकि अभी कल तो क्लास करनी है इसलिए आज मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, तो कल हम इनको डिटेल्ड में देखेंगे, इनके सारे फंक्शंस एक्स पाथ के कैसे कैसे ये काम करते हैं। क्योंकि अगर ये एक बार एक्स पाथ से सेलेक्टर समझ में आ गया तो 30 से 35% प्रॉब्लम ऑटोमेशन की खत्म, ये चैलेंजेस जो है एलिमेंट के ये खत्म हो गया सब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करता हूँ, और इसमें आज की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या क्या करना है, जो फॉर्म आपने फिल किया था वी टाइगर का, ये लॉगिन से लेके सारी चीजें बाई डॉट नेम से जहाँ पे किया था, अब इसके अंदर तो तुम्हें आईडी मिलेगा नहीं, ठीक है। और आईडी और लिंक टेक्स्ट मतलब आईडी और ये सबको यूज तो ऐसे ही सोचो बाय डिफॉल्ट आसान हो जाएगा। अब यही पूरा जो फॉर्म आपने फिल किया है, इस पूरे फॉर्म को मतलब जितना काम आज तक आपने किया है वो सारे काम अब एक्स पाथ के थ्रू करना है, सिंपल। अब नेम नहीं यूज करना, अब जहाँ पे भी चीजें आती हैं अपना खुद का एक्स पाथ बनाओगे। और सबसे बड़ी बात क्या है मजेदार, कि आप यहाँ से टाइगर में एक्स पाथ बना भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ से सेलेक्ट कॉपी एक्स पाथ करोगे तो यहाँ से छोटा वाला एक्स पाथ कॉपी करोगे ना, तब भी ये फुल उठा के देगा, ऐसे देगा। तो मतलब छोटा वाला नहीं देगा ये डायनेमिक, इसलिए इसको आपको मैन्युअली बनाना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो फेसबुक में तो मिल गया, यहाँ नहीं मिलने वाला, तो इसलिए इस एप्लीकेशन में अब
आपको वही लीड वगैरह के जितने भी फॉर्म्स आपने अभी तक फिल किया, पूरा का पूरा एक्सपाथ में जाओ, एक बार एक्सपाथ से फिल करने की कोशिश करो, फिर बेसिक सीएसएस सेलेक्टर कोशिश करो, ठीक है। और थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करो क्या चीज़ें। तो कल इनके बारे में फिर हम डिटेल में बात करते हैं। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। मीनवाइल मैं ये क्लासेस भेज रहा हूँ। ये था और ये था। ठीक है, अगर नहीं है किसी को क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, देन लेट्स कॉल देन। सर बाय बाय, टेक केयर। सर मुझे क्वेश्चन है एक मेरा। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप लोग की आवाज। एक मिनट में फिर से ज्वाइन करता हूँ, रुको।